ओके तो यहाँ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नेगेटिव साइड क्यों आएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अरे बराबर ना? हेलो, साइन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, साइन कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो ना। ये साइन थीटा है, साइन थीटा अलग अलग वैल्यू पे, थीटा पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए नेगेटिव साइड भी आएगा। बट मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन देखो, क्या वो ग्राफ नीचे की साइड कभी भी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साइन का नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस का नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो साइन पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का ग्राफ तुम निकालोगे टाइम फॉर्मेट में, समझ में आ रहा है? तो वो ग्राफ कभी भी नेगेटिव साइड नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर टर्म। समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसलिए तुम देखोगे तो देखो, मैंने नीचे के साइड कुछ नहीं बनाया, खाली ऊपर की साइड ही बनाया। ये क्लियर है? ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का देखो, अब काइनेटिक एनर्जी मैंने तुमको क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है बाबा? कॉस आता है ना, कॉस नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी उसके उसके इसमें इक्वेशन में क्या आता है? साइन आता है। तो वो देखो ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्लियर है? और काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखो, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। समझा? ये ग्राफ है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? ये क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा करोगे तो वो तुमको क्या देगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, अरे बराबर ना, ये एक चक्कर मारने का टाइम है ना, तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, जिसको मैं बोलता हूं क्या? एफ, छोटा एफ, बरोबर है? ओके, तो मुझे बताओ, छोटा एफ नहीं बोलता हूँ, ओमेगा बोला ना, ठीक है? ऐसे लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने तुमको ये भी बताया था, एक सेकंड में कितने चक्कर होते हैं, कितने ऑसिलेशन होते हैं। और दूसरा मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? कोई भी चीज कितनी बार मैक्सिमम होती है, कोई भी चीज कितनी बार मिनिमम होती है। तो देखो, एक चक्कर में काइनेटिक एनर्जी कितनी बार मिनिमम हुआ है? देखो 2 बार इधर पे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हुआ है? देखो 2 बार। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये ग्राफ में देखो एक चक्कर है। डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में देखो क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो उसमें देखो एक बार मैक्सिमम हुआ, या अगर यहाँ पर देखो तो एक बार मिनिमम हुआ। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी का डबल है, बराबर है? ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखना, ये पूछते हैं एग्जाम्स में, बरोबर है? समझा कि नहीं समझा? देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। उसके बाद में दूसरा पार्ट। साथ साथ में ये भी चीज याद रखो, अगर तुम लोग को याद होगा, मैंने तुमको पूरे ग्राफ बना के दिए थे, ठीक है? एक्स का, वी का, ए का, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है? और मैंने तुमको तभी तुमको बताया भी था फेज डिफरेंस कितना कितना होता है, ठीक है? तो उसको एक शॉर्टकट की तरह याद कर लो, ठीक है? समझो ये एक्स है, ये v है और ये a है। x और v के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? π/2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? π/2। ये याद रखना। अगर मैं तुमको पूछूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम और एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, उसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है? π/2 प्लस π/2, मतलब पाई का। क्लियर है? ये फेज डिफरेंस याद रखना। कहां से आया? तो ग्राफ देखो, ग्राफ जो मैंने तुमको थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाए थे। ओके, चलो देख लो, उसके बाद डाउट तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एक्स का, वी का, ए का, हम लोग ने इक्वेशन जो बनाए थे वो हमने कहां से बनाए थे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, बरोबर? और ये क्या था? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखो, ठीक है, या k/m
इंटू एक्स इक्वल टू 0। याद आ रहा है? बरोबर है, जिसमें ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, और एक चीज, एक्चुअली ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है, मालूम है ना? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? एक्सीलरेशन का। ये ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी पीछे करवाया ना, क्या गया, ये देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर तुमको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पूछूं F, तो ये वो कितना रहेगा? F इज इक्वल टू m इंटू ए ना, यहाँ पर ए कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर F कितना है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, m इंटू, बरोबर ना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग लिखते नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड इट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ओनली। ये कितना रहेगा, m इंटू ए कितना है यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल ए, और यहाँ पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, 0, क्योंकि ए 0 है तो ये भी 0 है, बराबर ना। इसको इधर ले लो तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ए क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहां तक समझ गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब थोड़ा यहाँ से कहानी चेंज होती है, और वो है, पहले मैं तुमको पढ़ाऊंगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसके बाद में स्प्रिंग पेंडुलम, और उसके बहुत सारे केसेस आएंगे। ओके, और इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी पूछते हो लोग। ओके, तो पहले बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में हम लोग ने एक ही चीज निकाला था, और वो था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड इट इज जी। ठीक है, हम लोग ने जी लिखा था, बट एक्चुअली इट इज जी इफेक्टिव। ठीक है, जी इफेक्टिव लिखो या शॉर्ट फॉर्म में जी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर मैं जी चेंज करूंगा तो टी कैसे चेंज होगा, अगर मैं एल चेंज करूंगा तो टी कैसे चेंज होगा, बरोबर है कि नहीं? और क्वेश्चन में तुमको जब भी सिंपल पेंडुलम का निकालने बोलेंगे तो उसमें तुमको जी इफेक्टिव निकालने आना चाहिए। ठीक है, जी इफेक्टिव बाद में देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जी इफेक्टिव पहले लेंथ के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, तो पहला चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ये देखो यहां से तुम क्या बोल सकते हो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एल रेज टू हाफ, बरोबर है। इसका एरर फॉर्मेट लिखो, एरर फॉर्मेट डेल्टा टी बाई टी क्या रहेगा, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड, ये मैंने तुमको पढ़ाया था 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, यस और नो, याद आया कुछ? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलता हूं इफ इफ अगर मैं बोलूं इफ लेंथ चेंजेस, ठीक है, बाय 1%, तो बताओ टाइम पीरियड कितना चेंज होगा, टाइम पीरियड कितना चेंज होगा, टाइम पीरियड चेंजेस बाय 0.5%। समझ में आ रहा है? और ये बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? चेंज मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड भी घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना। समझा कि नहीं समझा? यस नो? अच्छा, और एक चीज इसी के अंदर चेंज इन लेंथ के अंदर मैंने तुमको एक चीज पढ़ाया था अल्फा, याद आ रहा है? अल्फा क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मैं यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर का नोटेशन डेल्टा थीटा लेता हूँ, क्योंकि टी मैंने ऑलरेडी टाइम पीरियड के लिया हुआ है। यहाँ से मुझे बताओ डेल्टा एल अपॉन एल क्या आएगा, इट इज अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, हाँ, चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर।
11th स्टैंडर्ड ये सब हो चुका है, बरोबर है। तो मुझे बताओ, एक इक्वेशन ये बना, ठीक है, और एक इक्वेशन वो प्रीवियस जो मैंने यहाँ बनाया, डेल्टा एल अपॉन एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी अपॉन टी, कैन आई से डेल्टा एन अपॉन एल को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू डेल्टा थीटा। तो कभी कभी तुमको लोग चेंज इन लेंथ देने के बजाय चेंज इन टेम्परेचर देंगे, समझा। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, समझ में आ रहा है। ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, टाइम पीरियड ज्यादा वो होगा, मतलब वो एक चक्कर मारने के लिए टाइम ज्यादा लेगा, अल्फा ज्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा रहेगा, समझा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्लियर है। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया चेंज इन लेंथ। अगर ये समझ गया है तो देख लो, उसके बाद में चेंज जी इफेक्टिव कैसे निकालने का वो डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चेंज कैसे होगा वो पहले डिस्कस करूंगा। चेंज इन ग्रेविटी, चेंज इन ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, मतलब जी इफेक्टिव ना, जी इफेक्टिव मतलब जी, बरोबर है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, जी रेज टू हाफ, ये सही है। अगर इसका मैं एरर फॉर्मेट लिखता हूं तो क्या आएगा, चेंज ना, चेंज, बरोबर है। वो क्या रहेगा, डेल्टा जी बाई जी, और ये हाफ इधर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। मतलब अगर तुम पेंडुलम को, एक पेंडुलम लोगे और उसका तुम टाइम पीरियड यहाँ निकालोगे, तुम कोई माउंटेन पे जाओगे, बरोबर है कि नहीं, तो यहाँ का जी और वहां का जी अलग होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूं इफ जी चेंजेस बाय 1% या समझो 2%, ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड चेंजेस बाय हाउ मेनी परसेंट, इधर पे 2 रखो, 2 कैंसिल हो गया, मतलब -1%, समझ में आ रहा है। -1% मतलब, -1% मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बराबर ना, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लेंथ के चेंज होने की वजह से कैसे चेंज होगा, ऐसे और वैसे, इसके जो प्रीवियस स्लाइड में था। और जी के चेंज होने की वजह से ऐसे, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए माइनस साइन, ठीक है। देखो उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट, समझो यही पेंडुलम उठा के मैंने लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, यही पेंडुलम उठा के मैंने लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड, तो पेंडुलम इन लिक्विड, ओके। अगर लिक्विड की बात करूंगा तो बायोंसी फोर्स तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो अज्यूम कर लो कि ये पेंडुलम है, बरोबर है, यहां से लिया और छोड़ा इसको, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो जब पेंडुलम इधर होगा, बरोबर है, और ये पूरा लिक्विड है यहाँ पर, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है, ये ऑसिलेशन प्लस ग्रेविटी, बाद में ऑसिलेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ऑसिलेशन प्लस सर्कुलर मोशन, सब आएगा। जब ये पेंडुलम यहाँ होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा, दैट इज mg, और लिक्विड क्या करेगा, एक इसको बाहर फेंकने को देखेगा ना, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट, बायोंसी फोर्स, अपथ्रस्ट, और वो क्या रहता है, अपथ्रस्ट किसके बराबर रहता है, रो वी जी, याद आ रहा है। इसको भी तुम कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हो, रो वी जी, उसमें वी क्या होता है, वॉल्यूम इमर्ज्ड, वॉल्यूम इमर्ज बोलो या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बोलो, याद आ रहा है, सब मैंने पढ़ा चुका हूँ ये। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, उतना ही होगा जितना वॉल्यूम इमर्ज्ड होगा, कितना वॉल्यूम इमर्ज्ड होगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम रहेगा, समझ में आ रहा है। तो दिस इज अगेन व्हाट, वॉल्यूम इमर्ज्ड, या यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी लिख सकते हो, बरोबर है। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर अप थ्रस्ट है, नीचे mg है, नेट फोर्स किधर है, नेट फोर्स ऑसिलेट कर रहा है ना, ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब नेट फोर्स किधर है,
नेट फोर्स नीचे की तरफ है, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो होगा, अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग गलत हो जाओगे, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया, अब थ्रस्ट ने वेट को बैलेंस कर लिया, मतलब ये पेंडुलम पानी में, इधर पानी में ये पोजीशन पे रुक जाएगा, वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, जबकि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। समझ रहा है सबको? तो एफ नेट, अगर एफ नेट क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, कोई भी चीज मूव कर रही है इक्विलिब्रियम में है तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, बरोबर है। और अगर मोशन में एक्सीलरेशन में है तो न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ नेट क्या रहेगा, ठीक है, इसमें से जिस डायरेक्शन में, याद है सब मैंने पहले पढ़ा चुका, जिस डायरेक्शन में एफ नेट होगा उसी डायरेक्शन का फोर्स क्या रहता है, ज्यादा रहता है, तो क्या करूंगा, एम जी माइनस, बराबर ना, एम जी माइनस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू एम इंटू क्या, इधर पे एसिलर, ये जो एसिलरेशन होगा इसका वो किसके जैसे होगा, एक तो एसएचएम का एसिलरेशन रहेगा और एक तो ग्रेविटी भी रहेगा ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको जी इफेक्टिव लिखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? इसके लिए यहाँ पर ये चीज को मैं क्या लिखूंगा, जी इफेक्टिव। अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन का पहले पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे फ्रेम करेंगे। एम जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम इमर्ज जी माइनस, क्योंकि वेट में जी इफेक्टिव नहीं होता, वेट में जी ही होता है। अब थ्रस्ट में क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज जी, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास किसका है, इसका ना, ये m है, ये m है, तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ, m को इधर लिखा ना, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू जी इफेक्टिव, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू जी इफेक्टिव। वॉल्यूम इमर्ज कैंसल, बरोबर है। और ये डेंसिटी को इधर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव, ये इधर आएगा तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और ये जी। समझा कि नहीं समझा? ये तुम्हारा फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तुमको पूछेंगे एक पेंडुलम है, सुनो, तुमको पूछेंगे एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसका आपको डायमेंशन दे देंगे और बोलेंगे वो पेंडुलम जो पानी के अंदर हमने डाल दिया, तो बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एल दिया रहेगा, जी क्या रहेगा, जी इफेक्टिव रहेगा, और वो कहाँ से निकालोगे, तो तुम्हारा केस कौन सा है, चेंज इन लेंथ वाला है, चेंज इन ग्रेविटी वाला है, कि लिक्विड वाला है, लिक्विड वाला है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, भूल गए तो कर सकते हो, बट डायरेक्ट जी कैसे निकालोगे, जी इफेक्टिव, जी माइनस 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये तुमको दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? सीधा यहाँ से जी निकालो, टाइम पीरियड में डालो, आंसर निकाल लो। क्लियर है? समझा? देख लो, डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। 12 पेंडुलम, ठीक है, अब यही पेंडुलम को मैंने चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में, पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो केसेस समझ में आ रहा है? अब ऑसिलेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पेंडुलम, पेंडुलम, बरोबर है। मैंने क्वेश्चन में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने ऐसे अप्लाई किया और इसको मैंने चार्ज दे दिया है, ठीक है, ये जो है बॉब है, इसको मैंने चार्ज दिया है क्यू का, क्यू चार्ज है इसके पास। तो बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ये चार्ज पार्टी, ये चार्ज बॉब बोलो, चार्ज पेंडुलम के ऊपर फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ना, और जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये क्या रहेगा, Q इंटू ई, याद आया? अच्छा इसका खुद का वेट किधर ऐड करेगा, नीचे mg, बरोबर, नेट फोर्स किधर रहेगा, डाउनवर्ड, तभी तो ऑसिलेट कर रहा है ना वो, तो क्या रहेगा, और इसको मैंने समझो पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो एफ नेट क्या रहेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब ए लिखता हूँ फिलहाल, बाद में इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो
डाउन माइनस अप, एम जी माइनस क्यू इंटू ई, ये जी है ये क्यू है, एम ए क्या रहेगा जी इफेक्टिव, बरोबर है। इक्वेशन को डिवाइड करो थ्रू आउट एम से, तो क्या हो जाएगा जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाय एम, याद आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन जी इफेक्टिव का। समझा कि नहीं समझा? अच्छा समझो यही क्वेश्चन में अगर मैं तुमको घुमा देता हूँ चीज, क्या मैं तुमको बोलता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज होने के बजाय नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स ऊपर लग रहा है वो ऊपर नहीं लगेगा, वो किधर लगेगा नीचे लगेगा। अगर नीचे लगेगा तो नेट फोर्स तो नीचे रहने वाला है, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो एक चीज पढ़ोगे तो 10 से आंसर आना चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना? वो लिखने की जरूरत है क्या? समझ गया ना तुमको वो? ठीक है, ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस इफ 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 क्या, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज दिया रहेगा तो। ठीक है, ठीक है, ओके चलो, अब यही चीज है, सेम चीज है, थोड़ा सा इसको मैं और घुमा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये केस ए है, समझो ये केस बी कर देता हूँ इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब वो है, अब वो ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऊपर देने की बजाय मैं ऐसे दे रहा हूँ, तो क्या होगा? पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है, ये पोजीशन पे आया, वेट किधर ऐड करेगा इसका mg नीचे, बरोबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहाँ आएगा बोलो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसको चार्ज मैंने प्लस क्यू देके रखा, प्लस क्यू, तो ये किधर रहेगा q इंटू ई, बरोबर है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? नेट फोर्स पैरेललोग्राम लॉ, बरोबर है कि नहीं? पैरेललोग्राम लॉ, एक ही चीज के ऊपर फोर्स इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है। अब इसके लिए मैंने ना इसके पहले तुमको वेक्टर्स पढ़ा दिया था, समझा कि नहीं समझा? एफ नेट बराबर ना एफ नेट, ये एफ नेट है, और एफ नेट कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बरोबर है। तो एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, बराबर। याद आया कुछ? तो यहां से तुमको क्या चाहिए देखो, यहां से m क्या रहेगा, यहां से ये क्या रहेगा m इंटू जी इफेक्टिव ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m इंटू जी इफेक्टिव, बरोबर है। ये m इधर भेज दो, बाहर रहेगा तो m, अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, अंदर भेजोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा? तो देखो g इफेक्टिव क्या हो गया रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम द होल स्क्वायर, ये समझा? और वो रूट आ जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो।